मध्यकालीन भारत के इतिहास में फिर से आपका स्वागत है। पिछले टॉपिक में हमने इल्तुतमिश के प्रारंभिक उत्तराधिकारी के बारे में जाना और ये जाना कि इल्तुतमिश के बाद 1266 ईस्वी तक अर्थात इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 30 वर्षों तक किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत में सुल्तान और अमीरों के मध्य संघर्ष चला। आज हम इल्तुतमिश के द्वारा घोषित उसका उत्तराधिकारी जो रज़िया सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध है उसका अध्ययन करेंगे। पिछले स्लाइड में हमने रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में चर्चा की थी। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि किस प्रकार इल्तुतमिश ने अपने जीते जी ही अपनी पुत्री रज़िया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। उसके पीछे मुख्य कारण ये था कि इल्तुतमिश मानता था कि उसके जितने भी उत्तराधिकारी हैं, वंशज हैं, उनमें से सबसे योग्य केवल रज़िया है। इसलिए पुत्री होने, महिला होने के बावजूद भी उसने इल्तुतमिश को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और अपने जीते जी उत्तराधिकारी घोषित करने का एक मकसद उसका ये भी था कि उसके मरने के बाद में सत्ता प्राप्ति के लिए किसी प्रकार का संघर्ष नहीं हो और उसकी पहले ही घोषणा हो जाने के कारण अमीर रज़िया का सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे और उसे सुल्तान के रूप में स्वीकार करके उसका सहयोग करेंगे। परंतु ऐसा हुआ नहीं। अमीरों ने सुल्तान इल्तुतमिश के इस निर्णय को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने एक कमज़ोर व्यक्ति इल्तुतमिश के एक पुत्र जो बहुत कमज़ोर था, अयोग्य था, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसको गद्दी पर बैठाया। और पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार रज़िया ने अवसर का लाभ उठाकर जनता के सहयोग से गद्दी प्राप्त की और वह सुल्तान बनी और रज़िया सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध हुई। 1236 ईस्वी में रज़िया ने गद्दी प्राप्त की। चूंकि रज़िया के सुल्तान बनने में दिल्ली के अमीरों का कोई रोल नहीं था, कोई भूमिका नहीं थी। रज़िया दिल्ली की जनता के सहयोग से सुल्तान बनी थी। इस कारण उन अमीरों ने यह माना कि सत्ता परिवर्तन में उनकी भूमिका की अवहेलना की गई है। इसलिए रज़िया की गद्दी पर बैठने के तुरंत बाद से ही अमीर रज़िया के विरोधी हो गए। यह एक बात और ध्यान देने वाली है कि अमीर रज़िया के शुरू से ही विरोधी थे। यही कारण है कि जब सुल्तान इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो उसके बाद इल्तुतमिश द्वारा घोषित उत्तराधिकारी रज़िया को ही सुल्तान बनाया जाना चाहिए था, परंतु अमीरों ने रज़िया के स्थान पर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बनाया। अर्थात उस समय से ही अमीर वर्ग रज़िया के विरुद्ध था। इसका एक कारण यह हो सकता है कि रज़िया योग्य थी और ये अमीर बिल्कुल भी चाहते नहीं थे कि दिल्ली की सल्तनत पर एक योग्य व्यक्ति बैठे। योग्य व्यक्ति का शासक बनने का अर्थ था इन अमीरों की स्वार्थों के ऊपर हमला, इन अमीरों की इच्छा के अनुसार शासन चलाने के ऊपर पाबंदी। इसलिए ये अमीर शुरू से ही एक ऐसे व्यक्ति के विरोध में थे जो योग्य हो और उन्हें बहाना मिला कि चूंकि सत्ता परिवर्तन में उसका सहयोग नहीं लिया गया, इसलिए इन्होंने रज़िया का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। इन विरोध करने वालों में मलिक अलाउद्दीन जानी, मलिक सफुद्दीन कूची, मलिक इनुद्दीन कबीर खां अयाज,
और मलिक इजुद्दीन सलारी प्रमुख थे। साथ ही इल्तुतमिश के जो वजीर रहे जुनैदी, वो भी विरोधियों में से। और रजिया की गद्दी पर बैठने के तुरंत बाद ही इन लोगों ने विरोध करना प्रारंभ कर दिया। जब रजिया को ये सूचना मिली तो उसने यमुना के किनारे अपना शिविर लगाया और वहां पर उसने गुप्त रूप से शलारी और कबीर खां को अपने साथ मिला लिया और कूची तथा उसके एक भाई को मार डाला। सलारी और कबीर खां को मिलाने के बाद उसने जो एक बहुत महत्वपूर्ण विरोधी था कूची, उसको उसके भाई के साथ उसने रजिया ने मौत के घाट उतार दिया। जब ये जानकारी जुनैदी को मिली तो वो दिल्ली से भाग गया। कहते हैं कि सिरमौर की पहाड़ियों की तरफ वो भाग गया और इस प्रकार रजिया ने गद्दी पर बैठने के बाद हुए प्रारंभिक विद्रोह को दबा दिया, उसे समाप्त कर दिया। इस प्रारंभिक विद्रोह को समाप्त करने के बाद रजिया ने शासन के संगठन पर ध्यान दिया। चूंकि उसे दरबार में आना था, जनता के बीच जाना था, इसलिए उसको लगता था कि जो महिलाओं की वेशभूषा है वो उसके लिए उतनी ज़्यादा आरामदायक नहीं है, उपयोगी नहीं है। इसलिए उसने उस वेशभूषा को छोड़कर पर्दा प्रथा जो उस समय प्रचलन में थी, पर्दा को उसने त्याग दिया और पुरुषों के समान कुबा और कुला पहनकर उसने जनता के समक्ष जाना उन्होंने शुरू कर दिया। कुबा एक प्रकार का लंबा कोट था और कुला एक टोपी होती थी, तो उसको पहनकर वो दरबार में भी जाने लगी और जनता के सामने भी उसने जाना शुरू कर दिया। सत्ता के ऊपर अपने नियंत्रण को मजबूत बनाने के लिए उसने महत्वपूर्ण पदों पर अपने विश्वास के और नए लोगों को बैठाया। यहाँ एक जानना बहुत ज़रूरी है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना और उससे पहले से ही जो महत्वपूर्ण पद होते थे, जिन्हें हम अमीर कहते हैं, और अधिकतर जो सैन्य पद थे, उनके ऊपर तुर्क लोगों का ही अधिकार था। और इल्तुतमिश ने तो चालीसा का गठन करने के बाद में उसमें उन तुर्क अमीरों को बहुत महत्वपूर्ण पद दिए जो उसके स्वामी भक्त थे। अर्थात अधिकतर पदों का बंटवारा इन चालीसा के लोगों में ही किया जाता था और उसका परिणाम यह हुआ कि वो चालीसा के लोग इतने शक्तिशाली हो गए कि उन्होंने सुल्तानों के अपने हाथ की कठपुतली बना लिया। और रजिया का प्रारंभिक विरोध करने वाले भी यही चालीसा के लोग थे। इसलिए रजिया ने सत्ता के ऊपर अपनी इस पकड़ को मजबूत बनाने के लिए, इन लोगों की पकड़ को कमज़ोर करने के लिए नए लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया। इख्तियारुद्दीन एतकीन को उसने अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त किया। अमीर हाजिब एक बड़ा महत्वपूर्ण पद था जो दरबार में सुल्तान तक जितने भी महत्वपूर्ण फरियाद या समाचार पहुंचाने का कार्य होता था वो हाजिब के द्वारा किया जाता था और अमीर हाजिब इसका सबसे बड़ा अधिकारी था। इसका मतलब है कि एक बहुत विश्वसनीय व्यक्ति जो सुल्तान तक अपनी चीज़ पहुंचा सकता था, वो व्यक्ति बहुत विश्वसनीय होता था, सुल्तान को उसके ऊपर विश्वास होता था, तो अमीर हाजिब उसको बनाया। इसके अलावा जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखुर अर्थात अश्वशाला का प्रमुख बनाया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पद था क्योंकि उस समय सेना का जो मुख्य बल था वो घोड़ों के ऊपर ही था।
अश्वसेना बहुत महत्वपूर्ण थी उस ज़माने में। और अश्वशाला का प्रमुख होने का मतलब है कि बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति हो जाना, क्योंकि उसके अधीन सेना में रहने वाले सारे घोड़े आते थे। तो मलिक जमालुद्दीन याकूत को ये पद दिया। इसके अलावा कबीर खां को लाहौर का, और इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया को बैरन, पहले बैरन का इक़्तिदार बनाया, और उसके बाद में तैबर हिंद, जिसे आजकल हम बठिंडा कहते हैं, उसका उसने इक़्तिदार नियुक्त किया। रजिया ने महत्वपूर्ण पद इन अपने विश्वसनीय लोगों को जो विश्वसनीय मानकर दिए थे, उनमें से ही दो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिनका एक नाम था अल्तूनिया, दूसरा एदगिन। उन्होंने ही सबसे पहले इस रजिया के साथ विश्वासघात किया। अप्रैल महीने में 1240 ईस्वी में तैबर हिंद, जिसे हम आजकल बठिंडा कहते हैं, उसके इक़्तिदार या सूबेदार कह लीजिए, उसके सूबेदार अल्तूनिया ने विद्रोह कर दिया। और ये एक साजिश के तहत विद्रोह किया गया था। दिल्ली के जो अमीर थे, वो अमीर भी अल्तूनिया के साथ मिले हुए थे, और इन अमीरों का ये विचार था कि रजिया को दिल्ली में हराना संभव नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने उसे सुल्तान बनाया है, और जब तक वह दिल्ली में है तब तक उसको पराजित करना संभव नहीं है, जनता उसके साथ है। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई, एक षड्यंत्र रचा कि कैसे न कैसे करके किसी भी बहाने से रजिया को दिल्ली से बाहर बुलाया जाए, बाहर आने के लिए मजबूर किया जाए। और इसी योजना के तहत अल्तूनिया ने विद्रोह किया। जैसा मैंने आपको बताया, दिल्ली के बहुत सारे जो अमीर थे वो भी उसके साथ मिले हुए थे। रजिया ने इस अल्तूनिया के विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली से प्रस्थान किया, और जैसे ही वह बठिंडा पहुंची, पहले से ही बनाई गई योजना के अनुसार कुछ तुर्क अमीरों ने विद्रोह कर दिया, और जो रजिया का सबसे विश्वसनीय व्यक्ति था अमीर याकूत, उसको उन्होंने पकड़कर मार डाला। याकूत के मर जाने से रजिया कमज़ोर हो गई, और शीघ्र ही उसको भी बंदी बना लिया। और जैसे ये सूचना दिल्ली के अमीरों को मिली, तो उन्होंने तुरंत फुरंत इल्तुतमिश के एक तीसरे पुत्र मुइजुद्दीन बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया, सुल्तान बना दिया, और इस प्रकार रजिया का तख्ता पलट उन्होंने कर दिया। बहराम शाह को सुल्तान तो बना दिया, परंतु सुल्तान बनाने के बाद में, जैसा मैंने पिछली स्लाइड्स में भी कहा है कि अमीर महत्वपूर्ण पदों का बंटवारा अपने हित में करने की हमेशा ही सोच रखते थे। तो बहराम शाह को सुल्तान बनाने के बाद में प्रभावशाली अमीरों ने उन पदों का वितरण कर लिया, और इन पदों के वितरण में अल्तूनिया, जो उस समय उसने तैबर हिंद का इक़्तिदार होने के बाद विद्रोह किया था, विद्रोह की शुरुआत की थी और एक प्रकार से विद्रोह को लीड किया था, उसे उसकी आशा के अनुरूप पद और संपत्ति प्राप्त नहीं हुई। इस कारण वह अन्य अमीरों से नाराज़ हो गया, बहराम शाह से नाराज़ हो गया, और उसने गद्दी में सत्ता में महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने के लिए रजिया के साथ मिलकर एक नई योजना बनाने का विचार किया, और उस योजना में रजिया को सुल्तान बनाया जाना था, और अल्तुनिया को बहुत महत्वपूर्ण पद मिलना था। उसने रजिया को जेल से मुक्त करवा लिया और उसके साथ शादी कर ली। चूँकि रजिया भी केवल यही एक रास्ता उसको भी दिख रहा था कि इसी रास्ते के द्वारा वो फिर से गद्दी प्राप्त कर सकती है, कैद से मुक्त हो सकती है, तो उसने
अल्तुनिया की इस योजना को स्वीकार कर लिया और उसके साथ शादी कर ली और दोनों ने मिलकर दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया। परंतु दुर्भाग्य रजिया का कि बैराम शाह की सेना ने उसे परास्त कर दिया। हारने के बाद वो बचते हुए बठिंडा की ओर भागे और कहते हैं कि रास्ते में ही कैथल के आसपास एक पेड़ के नीचे जब वो आराम कर रहे थे तब कुछ डाकुओं ने उसे लूटने के उद्देश्य से उनके ऊपर आक्रमण किया और उन्हें मार डाला। और इस प्रकार 13 दिसंबर 1240 ईस्वी में रजिया का अंत हुआ। मिनाज उस सिराज के अनुसार रजिया ने कुल 3 वर्ष 6 माह और 6 दिन शासन किया और इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत के प्रथम और एकमात्र महिला सुल्तान का दुखद अंत हुआ। रजिया के साथ ही इल्तुतमिश का सपना भी समाप्त हो गया और दिल्ली सल्तनत फिर से एक अनिश्चय के माहौल में चली गई। तो आज ही हमने अध्ययन किया रजिया के बारे में और किस प्रकार रजिया ने गद्दी प्राप्त करने की कोशिश की। यहाँ 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि रजिया दिल्ली के ऊपर शासन करने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। दूसरा ये कि रजिया को दिल्ली की जनता ने सुल्तान बनाने में सहयोग दिया। ये एक ऐसा हमें एग्जाम्पल उस ज़माने में दिखाई देता है जो बाद में नज़र नहीं आता। और तीसरा ये कि किस प्रकार अमीरों ने अपने स्वार्थ के लिए कमज़ोर व्यक्ति को कठपुतली के रूप में सुल्तान बनाने के लिए जो अपने योजनाएं थी उस योजनाओं को जारी रखा। आशा इन सब के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। धन्यवाद।